नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 10th के चैप्टर 3 के पार्ट 5 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले इस चैप्टर का हम 4 वीडियो कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल जो है वो है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। मेन पॉइंट्स जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं वो इस प्रकार हैं। पहला इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसमें हमें बात करनी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार से दुनिया की इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की एफर्ट्स किए जाते हैं, कोशिश की जाती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये सब डिस्कस हम करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। बिगनिंग में जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद के जो आरंभिक जो साल होते हैं उसमें किस प्रकार से दुनिया की जो इकोनॉमी है जो डैमेज हो गई थी उसको किस प्रकार से रिफॉर्म्स किया गया, ये स्टार्टिंग की ईयर्स में हम देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी कि डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। कैसे जो देश गुलाम थे दूसरे देशों में, उनको कैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं और किस प्रकार से अनौपनिवेशीकरण, यानी कि जो पहले गुलाम बन गए थे अब वो कैसे अपने आप को स्वतंत्र करते हैं या स्वतंत्रता हासिल करते हैं। भारत उन्हीं देशों में से एक प्रकार का रहा है। अगला जो हेडिंग है वो है ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1970 के दशक के बाद और 80 के दशक तक ये किस प्रकार से ये सिस्टम है ये ख़त्म होने लगता है, या मतलब इसकी फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है, डिक्लाइन होती चली जाती है, और किस प्रकार से एक नई इकोनॉमी, एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी डेवलप होती है वो हमें डिस्कस करना है। और लास्ट में ही कंक्लूजन, जो ओवरऑल पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन हमें निकालना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो भी दो गुटों में, दो जो ग्रुप्स हैं उसमें लड़ा गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी दो गुटों के बीच, यानी कि दो ग्रुप बन गए थे उनके बीच में लड़ा गया था। और पहले की तरह इसमें भी दो ग्रुप हैं, अलाइज पावर है और एक्सिस पावर है, यानी मित्र राष्ट्र हैं और ध्रुवीय शक्तियां हैं। अब थोड़ा फ़र्क ये है कि जापान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज ग्रुप में था अब वो एक्सिस ग्रुप में आ गया, तो और एक्सिस ग्रुप में टर्की है वो इस बार नहीं है। इस बार जो एक्सिस ग्रुप है उसमें पिछली बार की तरह जर्मनी है, इटली भी इसमें आ गया है और जापान, ये 3 ग्रुप हो गया। और बाकी इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, रशिया है, वो सारे अलाइज ग्रुप में हैं। ये आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इस वर्ल्ड वॉर का जो एंड पॉइंट है, यानी कि जो निष्कर्ष है, वो रिजल्ट्स है, वो इतने भयानक है और इसकी तबाही है वो बिल्कुल बर्बादी वाली है। पहले जो विश्व युद्ध है उसमें लगभग 90 लाख के आसपास सैनिक या लोग मारे गए थे, इसमें 6 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग मारे गए, और घायलों का तो मतलब हिसाब लगाना ही बड़ा मुश्किल है। बड़े लेवल पे तबाही देखी गई, कई शहर के शहर तबाह हो गए, और इसका जो परिणाम हुआ उसके बाद दुनिया को ये समझ में आ गया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद धरती पे कोई बचे ही ना। इसलिए जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की कगार पे आता है तो पश्चिमी देश हैं वो मिलकर के ना आने वाले समय को ध्यान में रख कर के ना रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू कर देते हैं। और ये पुनर्निर्माण है 2 बड़े प्रभावों, यानी कि 2 बड़े ग्रुप हैं उसके लीडरशिप के, उसके कंट्रोलिंग में होता है। एक साइड में पश्चिमी जो दुनिया है उसमें यूएसए है, और दूसरी साइड में जो ईस्टर्न दुनिया है उसमें सोवियत संघ है। ये 2 बड़े ग्रुप हैं, और इन दोनों की कंट्रोलिंग में ही या इन दोनों के प्रभाव में ही नई दुनिया जो बन रही है, या कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार का दुनिया में प्रभाव है वो इन दोनों ग्रुपों के हिसाब से चल रहा है। ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें रूस की जो सेना है वो जर्मनी टुकड़ियों पे हमला कर रही है, रूस पर हमला कर रही है जर्मनी की सेनाएं। हिटलर ने 1941 में रूस पर हमला कर दिया था, और इसके ये एक युद्ध की बड़ी निर्णायक घटना थी जिसने फिर जर्मनी को हारने के लिए मजबूर कर दिया था।
एक और पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सोवियत रूस में जो तबाही हुई है स्टालिनग्राड, उसका शहर देख सकते हैं, खंडर बिल्कुल बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसकी तबाही इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उनके नेताओं ने एक प्रकार से रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू कर दिया था। हालांकि युद्ध ख़त्म नहीं हुआ था, इन बिटवीन ही शुरू हो गया था, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि अलाइज पावर हैं वो जीत रही हैं और एक्सिस पावर हैं, ध्रुवीय शक्ति हैं, वो अब हार रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। ये है क्या, ये जानना जरूरी है। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो महायुद्ध होते हैं उनके बीच दुनिया के अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने आर्थिक अनुभवों से दो सबक लिए। पहला सबक क्या लिया कि वृहद उत्पादन यानी कि बड़े स्तर पे अगर कोई औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है तो उसको तभी तक कायम रखा जा सकता है जब तक उसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा सके। यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, खरीदने वाला या कंज्यूम करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो फिर तरक्की नहीं हो सकती है। इसका मतलब आर्थिक स्थिरता चाहिए। आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होना चाहिए कि लोगों के पास पूर्ण रोजगार होना चाहिए, और पूर्ण रोजगार या आर्थिक स्थिरता तभी आ सकती है जब हर चीज़ पे, पूंजी पे, उद्योगों पे, श्रम पे, इन सभी पे सरकार का नियंत्रण हो। तो पहला यह सबक लिया गया कि सरकार का कंट्रोलिंग जरूरी है। कंप्लीटली मार्केट के बेस पे सबको छोड़ देने से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये पहला सबक लिया। दूसरा सबक क्या रहा? दूसरा सबक रहा कि बाहर के दुनिया है, यानी कि अपने देश के बाहर दूसरे देशों से अगर आर्थिक संबंध बनाने हैं तो उसके लिए सरकार के पास वस्तुओं का, पूंजी का और श्रम यानी कि मजदूरों का जो आवाजाही हो रही है, प्रवाह हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको कंट्रोलिंग करने की ताकत होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ना जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंप्लीट या फुली एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सरकार का गवर्नमेंट होना चाहिए, ये सभी चीज़ें चाहिए, तभी बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और इन दोनों चीज़ों के लिए यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए और कंप्लीट जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बनाए रखने के लिए, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में एक शहर है न्यू हैम्पशायर, वहाँ पे एक जगह है ब्रेटन वुड्स। यहाँ पर प्रमुख जो देश हैं उनका एक सम्मेलन होता है जिसको संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का नाम दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कन्वेंशन। इस मुद्दे पे ये लोग मीटिंग करते हैं और हो जाती है कि हाँ किस तरह से हमें चीज़ों को मैनेज करना है। इसके लिए दो ग्रुप बनाएंगे या दो संस्थाएं बनाएगी। एक का काम क्या था कि विदेशी व्यापार में लाभ और जो घाटा हो रहा है उसको निपटने के लिए, उसको कंट्रोलिंग करने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है, उसको लॉस प्रॉफिट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम IMF रखा गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी कि इसका मकसद क्या रखा गया कि ट्रेड है उसको बैलेंस करके रखना है, उसको मैनेज करना है। दूसरा, पैसा कहाँ से आए, तो पैसे के मैनेजमेंट के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए एक बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको सरल भाषा में आजकल हम लोग विश्व बैंक कहते हैं। यानी कि दो संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो संस्थाएं बनाई गई ब्रेटन वुड्स संस्थान में जो डिस्कशन किया गया है वहाँ पे। इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्वीन, मतलब ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। और ये पूरी जो सिस्टम डेवलप किया गया इसको ब्रेटन वुड्स व्यवस्था या ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। अगला ये जगह है अमेरिका में है, ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल है और यहाँ पर ही ये सम्मेलन होता है और इस तरह की चीज़ें डिस्कशन होती हैं जुलाई 1944 में।
अगला हेडिंग है प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। औद्योगिक जो पश्चिमी औद्योगिक देश है यानी कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्री है, जिसमें यूरोप के देश है, अमेरिका वगैरह है और जापान, एशिया का जापान है, ये व्यापार के लिए और अपनी इनकम को, अपनी आय को बढ़ाने के लिए तेज़ गति से काम करते हैं। जो दोनों पर संस्थान बताए गए हैं वो इसी काम के लिए बनाए गए थे। परिणाम ये रहा कि 1950 से 70 के दशक में, यानी कि 20 सालों का जो समय है, उसमें विश्व व्यापार, पूरी दुनिया का जो व्यापार है उसका विकास दर है वो लगभग 8% रही थी। और पूरी दुनिया की इनकम की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो लगभग 5% रहती है। और जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो 5% से कम रहती है। कुल मिला के बात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि शुरुआती जो आरंभिक वर्ष है युद्ध के बाद के, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी ने काफ़ी ग्रो किया है। और जो विकासशील देश है, जो अभी पिछड़े हुए विकास में, उन देशों ने भी विकसित देशों की बराबरी की पूरी कोशिश करी। इसके लिए उन्होंने तकनीक से, जो मॉडर्न टेक्निक है उसको, उससे चलने वाले जो संयंत्र हैं, उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, उन सब पर बेहिसाब पैसा खर्च करने का प्रयास किया या पूंजी इन्वेस्टमेंट किया। भारत का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, चाहे वो न्यूक्लियर के मामले में हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के मामले हो, कोल के मामले में हो, और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हो, कैनिक इंडस्ट्रीज़ के मामले में। हर देश ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की जा सके, इस अर्थव्यवस्था को तेज़ गति दी जा सके। ये प्रोसेस 1950 और 60 इवन 70 के दशक तक चलता रहता है। अगला हेडिंग है अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अगले 2 दशकों तक बहुत से जो देश पहले कभी गुलाम हुआ करते थे, उपनिवेश हुआ करते थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। भारत इसी तरह का देश है और बहुत से देश एशिया और अफ्रीका के हैं, वो इस समय इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और समाज, इसका औपनिवेशिक शासन में इतना ज़्यादा शोषण किया गया, इनके संसाधनों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे। 50 के दशक के आखिरी सालों में जो ब्रेटन वुड्स संस्थान है, जो बेसिकली यूरोप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश है, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन ये चूँकि देश आगे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके थे, इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। इसलिए 1950 के दशक के लास्ट के सालों में ब्रेटन वुड्स संस्थान ने विकासशील देशों पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अधिकतर जो स्वाधीन देश है, उनकी कमियां क्या है, विडंबना क्या है कि अभी भी वो अपने विकास के लिए उन्हीं देशों पर निर्भर करते थे जिन्होंने बड़े लेवल पे इन्हीं का शोषण किया, और उनमें से विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस थे। यानी कि भारत भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आज़ादी के बाद अपने विकास के लिए काफ़ी हद तक इंग्लैंड पर डिपेंड करता था। बहुत से कंट्रीज़ की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, विशेषकर अमेरिका, उन्होंने भी ये जो विकासशील देश है या फिर जो अभी भी स्वाधीन हुए हैं, उनका भी बड़े लेवल पर शोषण किया, उनके संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इनका मेन मकसद ही प्रॉफिट कमाना था। और ऐसे देशों में ये लोग अपनी कंपनी लगाते हैं जहाँ पे मजदूरी बहुत कम है, जहाँ पे लोग विरोध नहीं कर सकते हैं इजीली, बुरी कंडीशंस में, मतलब जहाँ फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से दुखी होकर के ना फिर एक नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की बात की गई, और इसी के लिए G77 एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप 77। इसमें अधिकतर जो अल्प विकसित या अभी स्वाधीन देश थे उनका नाम है। ये लोग अपना विकास करने के लिए ये संगठन बनाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश सही मायने में अपना विकास कर सके, कैसे संसाधनों पर इनका अपना खुद का नियंत्रण होना चाहिए, इससे ये अपना डिसीजंस खुद इंडिपेंडेंटली ले सके, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लागू कर सके, और अपना फैसला ये खुद करे, ना कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंडर में रहें या उनके डिपेंडेंट हो सके। इसलिए ये जो ग्रुप है NIO
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप 77 ये विकासशील देश या जो स्वाधीन देश है उनके विकास के लिए बनाया गया था। लास्ट हेडिंग है ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 60 के दशक से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि दुनिया भर में उसकी जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसका पैसा लगा है, और उसकी वजह से अब अमेरिकी जो करेंसी है डॉलर है, अब उसकी इतनी ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं रही, धीरे धीरे उसकी भी वैल्यू कम होने लग गई थी, और सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत है वो गिरने लग गई थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले स्थिर विनिमय दर थी, यानी कि जो डॉलर है उसको गोल्ड के हिसाब से फिक्स कर देना और बाकी दुनिया की जो करेंसी है उसको डॉलर के हिसाब से फिक्स कर देना, ये जो सिस्टम था, जो फिक्स विनिमय दर थी, अब उसको फिक्स नहीं रखा गया, उसको चेंज कर दिया गया, उसको अस्थिर विनिमय दर के हिसाब से, यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी करेंसी की, उस करेंसी के हिसाब की ही वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, चाहे वो डॉलर की हो, चाहे वो भारतीय रुपये की या किसी भी देश की करेंसी की बात क्यों ना हो। दूसरी ओर 70 के दशक से विकासशील देशों को पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्जा न मिलने के लिए या कर्जा न लेने के लिए बाध्य किया गया। शुरुआत में हालांकि भारत, जैसे हम बात करेंगे कि जो अपने शुरुआती प्रोजेक्ट हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के समर्थन से ही शुरू कर, लेकिन अब कर्ज उनसे नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से समय समय पर इन विकासशील देशों के सामने कर्ज का संकट पैदा होने लगा, और इसकी वजह से इन देशों में बेरोजगारियाँ बढ़ने लगी और अव्यवस्थाएँ फैलने लगी। इसका फ़ायदा उठाने के लिए इंटरनेशनल जो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो एशिया के ऐसे देशों में आती या ऐसे देशों में अपना उत्पादन केंद्रित करती, प्रोडक्शन केंद्रित, जहां वेतन कम थे, मजदूरी बहुत कम थी और लोग बिना किसी विरोध के इजीली काम कर सकते हैं। दूसरी ओर चीन जो 1949 के बाद बिल्कुल अलग थलग था, उसने 1974 के बाद अपनी नई आर्थिक नीतियाँ अपना ली। 1989 में सोवियत संघ है उसका जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, और उसी तरह से जो यूरोपियन जो सोवियत स्टाइल था वो भी ख़त्म हो गया, और ये सारे के सारे जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है ये एक बार दोबारा से विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। यानी कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थान है वो एक प्रकार से धीरे धीरे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाया, उसकी जगह एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ले लिया, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। चीन में चूँकि वेतन कम था और कम लागत होने के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज ने वहाँ पे जम करके ना निवेश किया, और इसकी वजह से चीन ने बहुत सस्ते दर पर सामान बनाना शुरू कर दिया और दुनिया की मार्केट पे कब्जा करना शुरू कर दिया गया। विकासशील देशों में 3 देशों की अगर विशेष तौर पे बात करें तो भारत, चीन और ब्राज़ील, ये 3 देश है। आर्थिक भूगोल है वो पूरी तरह से बदल गया है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जिसमें जापान भी, उसको अगर शामिल कर लें तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और जापान है, इन देशों की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे अब विकासशील देशों की ओर फोकस होने लगी, जिसमें भारत, चीन और ब्राज़ील ये बड़े प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर को समझने के लिए जो 5 वीडियो है इसको देखना ज़रूरी है, और अब हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन आंसर्स तैयार करेंगे जो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन की फॉर्म में होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसके लिए धन्यवाद। आज इतना ही। अगर ये टॉपिक, ये चीज़ें आपको पसंद है, वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।